हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, चैप्टर 3, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का हम लोग जो है चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, धातु एवं आधातु। और पिछले सेशन में क्या देखा गया था, धातु एवं आधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। तो धातुओं का वायु में दहन, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, धातुओं का वायु में दहन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आगे देखिएगा, धातु ऑक्साइड क्षारकीय होती है। देखिए धातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है, क्षारकीय होती है। लेकिन जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो सारे क्षारक नहीं होते हैं। जैसे आपको कुछ अपवाद मिल जाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये कैसा है भाई, इसमें अम्ल और क्षारक दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें दोनों का क्या पाया जाता है, व्यवहार पाया जाता है दोनों प्रकार का, ठीक है। वही लिखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं जितने भी धातु ऑक्साइड हैं सारे क्षारकीय होते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारक की प्रवृत्ति रखते हैं, क्षारक के जैसे होते हैं, ठीक है। अब वही है, धातु और ऑक्सीजन के साथ अगर अब क्रिया करवाया जा रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है भाई, धातु ऑक्साइड प्राप्ति हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद होगा, जो बच्चे शुरू से बिल्कुल जुड़े हैं, रेगुलर वीडियो वगैरह देख रहे हैं, आपको चैप्टर 1 में ऐसा क्वेश्चन मिला था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जब वायु के साथ मिलता है तो क्यों उसमें आग लग जाते हैं, ठीक है, क्यों वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्ति होती है, ठीक है। वहां जाके आप लोग देख सकते हैं और इसी YouTube चैनल के साइंस और प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं भाई इसका रिएक्शन, यह है मैग्नीशियम, यह ऑक्सीजन, क्या मिल रहा है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अच्छा एक चीज अगर आप देखेंगे तो ये क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है, नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल है, तो ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो बाएं पक्ष में हमारे ऑक्सीजन 2 थे परमाणु और दाएं पक्ष में क्या सिंगल थे, तो 2 हम बना दिए। अब जो 2 यहां से गुणा कर दिए तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ ही गया। अब क्या हो जाएगा, Mg के साथ भी तो 2 हो गया ना, तो हमको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 2 Mg हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 Mg हो गया। ये रासायनिक समीकरण क्या संतुलित हो गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे रासायनिक समीकरण से, जो बच्चे नए होंगे वो हमारे वही पुराने वीडियो जाके वहां से देख सकते हैं, साइंस और प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं कि रासायनिक समीकरण कैसा संतुलित होता है, ठीक है। 1-2 वीडियो में तो पूरे भर के क्वेश्चंस हैं केवल रासायनिक समीकरण से ही संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या कॉपर ऑक्साइड बनता है, हाँ बिल्कुल। मतलब कोई भी धातु है अगर ऑक्सीजन से क्रिया करवाया जा रहा है तो क्या धातु ऑक्साइड, मतलब उसके जो गुणधर्म हो जाते हैं बिल्कुल उसी की तरह, जैसे बोला गया ना, क्या उसके संगत धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इसका संगत कॉपर है तो कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। वही है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, कॉपर 2 है, कॉपर 2 है, हाँ बिल्कुल, ये दोनों पक्ष क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। और इसी प्रकार क्या है हमारा भाई, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, हाँ बिल्कुल। ये आपका उदाहरण था किसका, आपका जो है ऑक्सीजन, कोई भी धातु है ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो उसके संगत के गुण प्राप्त हो जा रहे हैं, साथ में ऑक्साइड मिल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो है पेपर में 1 नंबर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछाते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अब क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है।
कहने का मतलब है ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्या अपक्रिया कर रहे हैं, दोनों से अपक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्ल से भी अपक्रिया कर रहे हैं और क्षार से भी अपक्रिया कर रहे हैं, और फिर प्राप्त क्या हो रहा है, प्राप्त वही लवण और जल प्राप्त हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। आप याद करिए कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होता था भाई, अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर दोनों की अपक्रिया करवा के लवण तथा जल की प्राप्ति होती थी, और वही अपक्रिया क्या, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कोई धातु ऑक्साइड है जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्या अपक्रिया करवा रहा है और लवण तथा जल प्रदान करता है, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। ओके, सो ये आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इसको नोट कर लीजिए। Al2O3 ये आपका धातु ऑक्साइड है और ये आपका क्या है, अम्ल है। HCl आपका क्या है, अम्ल है। ओके, और यहाँ पे ये क्या प्राप्त हो रहा है भाई, ये आपका लवण प्राप्त हो रहा है, ये क्या प्राप्त हो रहा है, H2O मींस जल प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो धातु ऑक्साइड वही है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अम्ल के साथ अपक्रिया करवाया गया था, है ना। यहाँ पे भाई किससे अपक्रिया करवाया गया था, अम्ल से, और यहाँ पे किससे अपक्रिया करवाया जा रहा है, क्षार। तो यहाँ अम्ल से अपक्रिया करवाया गया क्या, वही लवण तथा जल मिला, और यहाँ पे भी क्षार से अपक्रिया करवाया गया तो क्या, लवण तथा जल प्राप्त होगा। ठीक है, सो ये दोनों रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अधिकांश धातु ऑक्साइड में आग घुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है जितने धातु ऑक्साइड हो, मतलब जितने नहीं, सामान्यतः कुछ धातु ऑक्साइड क्या है, जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ क्या घुलनशील होते हैं, और जब घुल जाते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, वही है कि धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, ठीक है, लेकिन जो घुल जाते हैं जल में वो क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, धातु ऑक्साइड है, ये आपका क्या है, जल है, और इसमें अपक्रिया करवा रहा है, इसमें घोला जा रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है भाई, ये आपका क्षार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है K2O, ये आपका क्या है, धातु ऑक्साइड है, ये क्या है आपका जल, अपक्रिया करवाया जा रहा है, क्या बन रहा है भाई, क्षार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि कोई भी ऐसा धातु ऑक्साइड है जल में घुलेगा ही नहीं, अगर जल में घुलेगा तो क्या प्राप्त होगा, क्षार प्राप्त होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नोट, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अपक्रिया नहीं करती। हाँ बिल्कुल, जैसे ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे ऐसे धातु ऑक्साइड है जो अपक्रिया करके कुछ प्राप्त करते हैं, कहीं कुछ प्रदान करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक ही तरह नहीं होते हैं कि ऑक्सीजन से अगर अपक्रिया करवाएंगे तो हमको वही प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबके अलग अलग गुणधर्म होते हैं जितने भी धातु हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या, पोटेशियम तथा सोडियम। देखिए जैसे पोटेशियम और सोडियम है, वो अगर खुले में रख दिया जाए, ठीक है, तो उसकी अभिक्रियाशीलता बोले तो इतना तेज होता है, क्या हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, तो वही है, पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अपक्रिया करती हैं कि इसे खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। ठीक है, इसलिए इसे किसमें रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है डुबोकर। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब कंपटीशन वाले में भी कंपटीशन में पूछा जाता है, और आपके जो बोर्ड वाले पेपर हैं बोर्ड में लिखने के लिए आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो पोटेशियम और सोडियम जैसे कुछ धातुएं क्या होती हैं, बहुत तेज अपक्रिया करती हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक जैसी अपक्रिया नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पोटेशियम और सोडियम क्या करवा रहे हैं भाई, एक प्रकार का कह सकते हैं आग, जैसे आग लग जाता है ना, वही वाला प्रवृत्ति रखता है कौन, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, जल के साथ धातुओं का अपक्रिया। अगर जल के साथ धातुओं का अपक्रिया करवाया जाएगा तो क्या होगा भाई, जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं जो भी होती है ना, जल के साथ अपक्रिया करती है, क्या प्राप्त होती है भाई, हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। हाँ बिल्कुल, जल में विलय धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। ये देखिएगा, जल में जो विलय होते हैं ना धातु ऑक्साइड, जल में घुलकर क्या प्राप्त कर रहे हैं भाई, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वह जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। ठीक है, वही है लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। कहने का मतलब है जितनी भी धातुएं हैं वो जल के साथ अपक्रिया करके क्या
मतलब जल के साथ सभी अपक्रिया नहीं करते हैं जितने भी धातु होते, बट जो भी अपक्रिया कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्राप्त हमको दे रहे हैं। क्या प्राप्त दे रहे हैं? धातु है, जल के साथ अपक्रिया करा के क्या धातु ऑक्साइड प्रदान कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है। और वही बात करेंगे अगर ये जो धातु ऑक्साइड है अगर इसको जल के साथ अपक्रिया करवा दिया जाए, ठीक है, तो क्या मिल जा रहा है भाई? धातु हाइड्रोक्साइड मिल जा रहा है। ओके, सो नोट कर लीजिए आपका रिएक्शन ये। नेक्स्ट है क्या, नोट करके लिखा है पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। वही तेजी से क्रिया कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी जो अपक्रियाशीलता होती है बहुत तेज होती है, ठीक है। यह अपक्रिया तेज तथा उष्मा क्षेपी होती है, मतलब इसमें उष्मा बहुत प्राप्त हो रही है, ठीक है, उष्मा का बहुत प्राप्ति हो रही है। इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल रूप से प्रज्वलित होने लगती है, और इससे क्या हाइड्रोजन जिसमें होता है ना उसमें आग लग जाती है, ठीक है, बहुत ही तेजी से प्रज्वलित होने लगती है। और ये आपका रिएक्शन है क्या, 2K + 2H2O 2KOH और H2O, साथ में क्या उसमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। दोनों रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, जल के साथ कैल्शियम की क्रिया धीमी होती है, ठीक है। कह रहा है कि जल के साथ अगर कैल्शियम की अभिक्रिया होती है तो कैसी होती है भाई? धीमी होती है। यहां उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्यों हाइड्रोजन जो है तत्काल रूप से प्रज्वलित हो जा रहा था, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम है ना, इसकी जो अपक्रियाशीलता होता है बहुत तेज होता है। बट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, कैल्शियम है। अब इसमें जो हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है वो प्रज्वलित नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी जो अपक्रियाशीलता है ना उतना तेज नहीं जितना कि फास्ट उसका है पोटेशियम और सोडियम का है, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम का जितना है उतना हम कह सकते हैं कैल्शियम का नहीं है। इससे क्या, इसमें आग नहीं लगता है। और होता क्या है इसमें, तो जब ये कैल्शियम और आपका H2O जल के साथ अपक्रिया करवा जाता है तो CaOH2 हमको प्राप्त होता है। अब ये क्या है भाई? बूझा चूना है ना, आपको पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है आपका H2 गैस, ठीक है। लेकिन ये जो H2 है ना हाइड्रोजन गैस, ये जब उत्पन्न होता है तो ये कैल्शियम के बुलबुले जैसे, ठीक है, कैल्शियम के बुलबुले जैसे धातु की सतह पर चिपक जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, कैल्शियम पे, कैल्शियम धातु पर क्या हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं, और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो कैल्शियम क्या तैरना प्रारंभ कर देता है, मतलब कैल्शियम तैरने लगता है, ठीक है। सो यहां पे आग वाग नहीं लग रहा है, यहां पे कैल्शियम तैर रहा है। नेक्स्ट कह रहा भाई मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। हाँ बिल्कुल, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अपक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, यहां भी देखिए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं या भी तैरना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक। नेक्स्ट पॉइंट, एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक जैसे धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या देखा कि कोई ऐसा धातु है जो जल के साथ अपक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर रहा है, कुछ है जो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक जैसे धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अपक्रिया करते हैं और ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करते हैं। भाई जब जल के साथ अपक्रिया नहीं करते तो किसके साथ अपक्रिया करते हैं? तो वही है, लेकिन भाप के साथ अपक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, ठीक है। ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका आयरन है, देखिए एल्युमिनियम H2O। अब यहाँ पे ये लिक्विड नहीं है, ये जल नहीं है, ये भाप बन गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बना है ये कैसा है भाई? भाप के रूप में है, ठीक है। ये आपका किस रूप में है? भाप के रूप में है। तो इससे जब अपक्रिया होता है तो क्या प्राप्त हो रहा है भाई? Al2O3, मतलब कह सकते हैं हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ क्या H2 गैस की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। वही सेम आपका आयरन देखते हैं तो ये भी भाप से क्या अपक्रिया करवा रहा है, तो क्या प्राप्त हो रहा है आपका फेरिस ऑक्साइड बोले तो आयरन ऑक्साइड, और ये क्या मिल रहा है भाई? हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए पॉइंट। धातुओं का नेक्स्ट है, धातुओं का अम्ल के साथ अपक्रिया। कोई भी धातु है अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या उसका रिएक्शन होता है, भाई हम लोगों को देखना है इसमें। धातुएं तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं, ठीक है, आसान है।
मतलब धातुएं जो हैं अगर अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, साथ ही साथ क्या, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये धातु है तनु अम्ल के साथ लवण और हाइड्रोजन। एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, Mg मैग्नीशियम है आपका और 2HCl ये आपका क्या है, आपका अम्ल है, और ये क्या मिल रहा है, MgCl2 लवण प्राप्त हो रहा है और ये हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है वही उसी का एग्जांपल और आगे कि आपका Al है और HCl, मतलब ये आपका धातु है, ये आपका क्या है, अम्ल है, और ये क्या प्राप्त हो रहा है, लवण प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, यहां भी हम देखेंगे तो वही हाइड्रोजन गैस और लवण प्राप्त हो रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त। चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या ये समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे Fe सिंगल है, Fe सिंगल है, Cl2 है, Cl2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाँ बिल्कुल सही है। Zn सिंगल है, Zn सिंगल है, 2Cl है, 2Cl है, 2H है, 2H है, ओके। 3H2 3 दूनी 6, 6H है, बिल्कुल। Cl कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पे Cl 3 दूनी 6 हैं, Al कितने हैं, 2 हैं, Al कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण इसका संतुलित है। ठीक है, और ये उदाहरण किसके हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये किसके उदाहरण है भाई, ये आपके धातुओं के अम्ल के साथ अपक्रिया। ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा था कि धातु के साथ कोई भी अम्ल अगर अपक्रिया करवा रहा है तो भाई क्या प्राप्त हो रहा है, लवण प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये धातु है और ये आपका क्या है भाई, अम्ल है, और ये अपक्रिया करवाया जा रहा है तो ये प्राप्त हो रहा है लवण और साथ ही साथ ये गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, लिख लीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, ये चीजें यहाँ पे लिखा गया है, वही लिख लीजिए। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। ठीक है, ये क्या है, एक्वारेजिया। ठीक है, 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, बोले तो आपका 3:1 है, 3:1 लिखा है ना, ये तो लिखा है। इसका मतलब ये जो है यहां पे जो 3 है, हम कह सकते हैं ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये जो 1 है सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण है। इसमें जो वैल्यू है, मान है 3 है और 1 है। हम कह सकते हैं अगर इसकी मात्रा में तो इसका मैक्सिमम है 3 है और इसका मिनिमम है 1 है। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, मिश्रण है ना, साथ में ही है। तो यही कह रहा है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही, ठीक है, एक्वारेजिया होता है। मतलब इन दोनों का मिश्रण एक्वारेजिया होता है, लेकिन किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में होने चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। और साथ में क्या लिखा है नोट करके, एक्वारेजिया एक ऐसा द्रव है जो गोल्ड व प्लेटिनम को गला सकता है। ठीक है, अब देखिए ये किस प्रकार का है भाई द्रव, ये लिक्विड है। हाँ, एक्वारेजिया एक प्रकार का ऐसा लिक्विड है जो किसको, गोल्ड व प्लेटिनम को गला सकता है। अब भाई आप देख सकते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है उसकी तन्यता क्या बहुत होती है ना, बट इसको क्या कर रहा है, इसको गला देगा। इसका मतलब ये क्या, लेकिन हाँ साथ ही साथ देखिए, जबकि HCl या HNO3 में से किसी अम्ल में अकेले या क्षमता नहीं होती है वह गोल्ड या प्लेटिनम को गला सके। लेकिन अगर वही बात करेंगे ना, अगर ये 3:1 में है, ठीक है, 3:1 में है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों अगर साथ में है तभी एक्वारेजिया बोला जाएगा, और वो एक्वारेजिया क्या, गोल्ड व प्लेटिनम को गला सकता है। बट अगर ये अनुपात में नहीं है, अगर ये अलग अलग है, या कह सकते हैं HCl अलग है, HNO3 अलग है, तो वो क्या कर सकता है भाई, इसकी क्षमता नहीं है कि गोल्ड व प्लेटिनम को वो क्या गला सके। ठीक है, तो ये
क्या भाई आपका एक्वारेजिया है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट अभी नहीं है इसमें, मतलब यहां तक ही था इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग क्या भाई देखे हैं, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, पिछले लेक्चर में देखा गया था भौतिक गुणधर्म के बारे में धातुओं के, और इसमें क्या है रासायनिक गुणधर्म के बारे में। और भी अगर इसमें अभी वीडियो आएगा, सो आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी मिलेगा। यहां तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।